बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण को आज समझेंगे और इसी से हम इस नए सत्र की शुरुआत भी कर रहे हैं और आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए तब चलते हैं, भाषा और व्याकरण के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में हम किस किस मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भाषा क्या है इसके बारे में बताएंगे। दूसरा, ये परिभाषा इसकी क्या है भाषा की, और भाषा के कितने रूप होते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा और उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए और विश्व पटल पर इसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में आपकी किताब के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और उसे समझाएंगे। फिर हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण के अंग, इनके बारे में बताएंगे। लिपि और बोली क्या है, इसकी परिभाषा देंगे, हम इसकी परिभाषा समझाएंगे और इनमें क्या अंतर है ये भी हम आपकी पुस्तक के माध्यम से समझाएंगे। अब देखते हैं कि भाषा आप सुन रहे होंगे, आप ये टाइटल देख रहे होंगे, शीर्षक देख रहे होंगे कि भाषा क्या है। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाषा क्या है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही भाषा है, और हम इसके लिए सांकेतिक माध्यम का भी, संकेतों के द्वारा भी हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कि ट्रेन को चलने के लिए गार्ड हरी झंडी देता है या रुकने के लिए लाल झंडी का प्रयोग करता है। इसी प्रकार चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है दाएं या बाएं मुड़ने के लिए अपने हाथ का इशारा देता है, या रुकने के लिए या चलने के लिए भी अपने हाथों का इशारा देता है। हम उसे समझते हैं और हम उसी की तरह से जो है उसके भावों को समझ लेते हैं और हम वो क्रिया करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने मन और भाव को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये भाषा का जो है मानक रूप नहीं है। हम इसे भाषा नहीं कह सकते हैं। सही मायने में ये भाषा नहीं है। सही मायने में भाषा जो है वो मानव मुख द्वारा बोली गई ध्वनि को हम कहते हैं। मनुष्य जब अपने मुख से कई प्रकार की ध्वनियों को निकालता है और उसके माध्यम से कुछ कहता है, हम उसको समझते हैं, वही भाषा है। और इस आधार पर हम भाषा के 2 रूप कर सकते हैं, एक जो है मौखिक और एक लिखित। अब यहाँ पर जो है भाषा की परिभाषा मैंने लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि भाषा ऐसा माध्यम साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करना का मतलब है कि लेना और देना। हम जब बात किसी से कहते हैं तो वो हम क्या करते हैं, उसकी बात को समझते हैं, सुन करके उसकी बात को, दूसरे व्यक्ति की बात को हम समझते हैं। इस प्रकार हम जो है वो भाषा के माध्यम से अपने या दूसरे के विचारों को समझते हैं आदान प्रदान के माध्यम से। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा के रूप मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है वो भाषा का मूल रूप है। भाषा का मूल रूप है ये। मौखिक रूप मानव को सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही जो है वो अपने मुख से आवाज़ निकालता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने माँ बाप, अपने घर में बोलियों को सुनता है और वो बोलना सीख जाता है। तो इसके लिए उसे बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो सहज रूप से, मौखिक रूप से बोलना सीख जाता है। लेकिन भाषा का जो लिखित रूप है उसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है लिखित रूप सीखने के लिए। और जीवन और समाज में जो है ये मौखिक भाषा पहले आता है, उसके विकास क्रम में पहले आता है और लिखित रूप बाद में आता है। लिखित
रूप लाने के लिए हमें युक्ति लगानी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, जिससे भाषा का उच्चरित या मौखिक रूप दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। मतलब जैसे हम उसके लिए कोई भी लिपि चिन्ह बनाते हैं, क, ख, ग, घ, अ, आ, इन सब लिपि चिन्हों के माध्यम से हम लिखना सीखते हैं और अपने बोले हुए बातों को लिख करके समझाते हैं और पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। और ये इसका प्रयोग तब हुआ कि जब व्यक्ति यदि आमने सामने है, पास में है, तब तो बोल करके समझ सकता है या सुन करके समझ सकता है। लेकिन यदि हमें दूर अपनी बातों के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करना है तो उसका एक ही माध्यम है, लिखित माध्यम, और हम लिखित के द्वारा हम उसको व्यक्त कर सकते हैं और दूर बैठा इंसान उस बातों को समझ लेता है। अब आते हैं आपके पुस्तक पर कि आपके पुस्तक में जो फर्स्ट पेज है 7, पृष्ठ संख्या है 7, उसमें आपका भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। परिभाषा दी हुई है, मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस परिभाषा को आप पढ़ करके समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब कोई परस्पर बातचीत या भाषण आदि के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो वह भाषा मौखिक भाषा हो जाती है, वो मौखिक रूप है भाषा का। मौखिक अर्थात बोला गया, जैसे व्यक्ति मोबाइल पे बात कर रहा है, अध्यापिका कक्षा में मौखिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ा रही हैं, रेडियो, मोबाइल आदि की भाषा भी मौखिक भाषा है। अब आप पेज नंबर 8 खोल लीजिए और बुक खोल करके आप पढ़िए, मैं समझा रही हूँ। इसमें एक चित्र बना हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें कि आदमी लिख रहा है। ये लिखित भाषा है। और जब कोई व्यक्ति पत्र अथवा लेख द्वारा अपने विचारों से किसी दूसरे व्यक्ति को अवगत कराता है तो यह भाषा का लिखित रूप है। लिखित अर्थात लिखा गया। जैसे कक्षा में परीक्षा देते समय बच्चे लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर जो है आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखित भाषा में ही देते हैं। समाचार पत्रों व पुस्तकों की भाषा भी लिखित भाषा है। अतः भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों व भावों को समझते समझाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। ये लिखित भाषा की परिभाषा है। आप इसको यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे के विचारों व भावों को समझते हैं। ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लिखित भाषा यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है। अब हम आते हैं मातृभाषा पर कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है व उसे अपनाता है, परंतु ये विचार जो है वो हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बच्चा हिंदी तथा तमिल भाषी परिवार में जन्मा बच्चा तमिल भाषा ही सीखता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ के निकट सबसे रहता है और माँ जो भी भाषा बोलती है या जिस भी भाषा का प्रयोग करती है, बच्चा बचपन से उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है और ऐसी भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ये आपका टॉपिक दिया हुआ है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र व अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे राज्य में संपर्क की भाषा के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
असम जैसे राज्य हुआ और हम ये पूर्वी क्षेत्र के हैं भाषा भाषी, तो हम असम में भी जाएंगे तो इतना है कि हिंदी समझ में आती है, टूटी फूटी हिंदी ही सही, लेकिन असम के लोग जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादातर वो हिंदी समझते हैं और वहाँ पर हम इसे संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों द्वारा बोली व समझी जाने वाली ये बोली है, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं और अन्य भाषा भाषी लोग भी इसे समझ लेते हैं और उनको भी ये जोड़ने का कार्य करती है। अब राजभाषा। राजभाषा यह भाषा सरकारी कामकाज की भाषा है, इसीलिए इसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, परंतु अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किया जाता है। अब हम आते हैं मानक भाषा पर। मानक भाषा स्टैंडर्ड बोली कि हम भाषा में एक रूपता लाने के लिए जो शिक्षाविद तथा विद्वान जिस भाषा को मान्यता दे देते हैं उसे हम मानक भाषा कहते हैं और मानक भाषा से संप्रेषणीयता सहज हो जाती है। जैसे हम जो है प्रयोग करते हैं कभी कभी कई शब्दों का, जैसे कि एक विद्या शब्द है, पुराने तरीके से हम विद्या इस तरह प्रयोग करते हैं, लेकिन मानक हिंदी के अनुसार, मानक भाषा के अनुसार हम आज इसको लिखने का या बोलने में इस तरीके से प्रयोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार जो है ये मानक भाषा बनी हुई है। हिंदी निदेशालय इसके लिए प्रयुक्त किया गया है और वहाँ ही इसका स्टैंडर्ड रूप हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कई कई शब्द अपने अपने तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, उनको कैसे शुद्ध रूप से लिखना है, शुद्ध रूप से बोलना है, ये इसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम हिंदी भाषा और उसके महत्व पर। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। अरब देश, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस आदि देशों में इसके जानने वाले हैं। वैश्वीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी आदि देशों में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य हिंदी में है। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चरित व लिखित रूप में अंतर नहीं होता है। उच्चरित अर्थात हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में PUT पुट बोलते हैं और BUT बट बोलते हैं। स्पेलिंग सेम है, यू का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हम पुट और बट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी में हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब व्याकरण। व्याकरण आपके लिए क्यों जरूरी है? व्याकरण क्यों आपके लिए जरूरी है जानना? क्यों? क्योंकि भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण जानना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा का अलग अलग व्याकरण होता है और हमको सही व्याकरण, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण का सही ज्ञान आवश्यक है, तभी हम उसको शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों और शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के अंग या विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 मुख्य विभाग होते हैं। पहला जो है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब हम क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? इसलिए कि हम अलग अलग विभागों में इसको करके इसके नियम को, इसके प्रयोग को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें वर्ण विचार में हम क्या पढ़ते हैं कि अक्षरों के आकार, उसके भेद, उच्चारण आदि के बारे में उस पर विचार करते हैं
और शब्द विचार में हम इसके शब्दों के भेद, यहाँ पर पहले में वर्णों के भेद पर हम विचार करते हैं, उसके उच्चारण आदि के बारे में जानते हैं, और शब्द विचार में हम शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के बारे में विचार करते हैं। और वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों का वर्णन होता है। अब हम आते हैं लिपि पर। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है तथा लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का। प्रत्येक लिखित भाषा में हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित होता है। इन चिन्हों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे हम क, ख, ग, घ, अ, आ इत्यादि हम वर्णों के रूप में लिखते हैं। जो हम बोलते हैं उनको हम वर्णों के रूप में, लिखित रूप चिन्हों के रूप में देते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब बोली किसे कहते हैं? बोली जो हम मुख से बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, इसका लिखित रूप नहीं होता, उसे ही हम बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर है। बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। अतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। जैसे पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। खड़ी बोली भी पहले बोली का ही रूप था। जब इसमें लिखित रूप में साहित्य आदि रचा जाने लगा तो ये लिखित रूप इसका हो गया और ये भाषा बन गया। भारतीय भाषाएं हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी और संथाली। इनमें से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आप इसे फिर से ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पर आओ दोहराएं पे टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इन पर प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं अभ्यास पर। आपके अभ्यास में मौखिक और लिखित प्रश्न दिए गए हैं। इनके उत्तर PDF में लिख कर दिए जाएंगे और लेकिन आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न तैयार करके और उत्तर तैयार करने होंगे बुक के अंदर से, पाठ के अंदर से। और यहाँ पर जो है नीचे लिखी वाक्य पढ़िए। ये एक्सरसाइजेज जो दिए हुए हैं 6 निम्नलिखित स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा और उनको लिपियों के नाम लिखिए। ये आप बुक में भर लेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको भी आप बुक में कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर कॉपी में करने की ज़रूरत है और आप इसे कर लीजिएगा। बच्चों, अब हम अभ्यास पर आते हैं और इसमें दिए हुए मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बोली से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, बोली देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने के प्रयोग में आती है। अतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। जैसे पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो देश के बड़े क्षेत्र व अधिकतर लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तीसरा प्रश्न मौखिक का है, लिपि की परिभाषा लिखिए। तो केवल इसमें आपको परिभाषा लिखनी है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है,
भाषा की परिभाषा लिखिए। इसमें भी केवल आपको परिभाषा लिखनी है, ना कि इसकी व्याख्या करनी है परिभाषा की। भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा का महत्व लिखिए। इसमें आपके पाठ में दिया हुआ है उत्तर, उसमें से आप 1-2 लाइन निकाल भी सकते हैं और एक्स्ट्रा किसी और पुस्तक से भी लिख सकते हैं। आपको यदि 1-2 लाइन महत्व के बारे में, हिंदी के महत्व के बारे में पता है तो आप स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरी तरफ से उत्तर है हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। यह राष्ट्रीय संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में बोली व समझी जाती है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की 3 बड़ी भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे उच्चरित व लिखित रूप में अंतर नहीं है। तीसरा प्रश्न है व्याकरण की परिभाषा व उसके अंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्याकरण की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे आप, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 अंग या विभाग हैं। पहला वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद आदि के उच्चारण के बारे में आपको लिखना है। दूसरा शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय पर चर्चा की जाती है, ये लिखना है। और तीसरा वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा उसके अलग अलग प्रयोग करने की रीति, बनाने की रीति का, विराम चिन्हों आदि का हम विचार करते हैं। अब चौथा प्रश्न है बोली व भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि बोली केवल बोलचाल के काम में आती है, इसके लिखित रूप नहीं होता है, इसका लिखित रूप नहीं होता है। यह भाषा की आरंभिक अवस्था है, अर्थात शुरुआती अवस्था है। पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि बोली है। अब इसके बरक्स इसके भाषा में क्या अंतर है, बोली इसको कहते हैं और भाषा, परंतु जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना भी की जाती है, अर्थात इसका लिखित रूप चिन्हों के रूप में आ जाता है, तो वह बोली ना रह करके भाषा या उपभाषा बन जाती है। जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी, ये तीनों बोलियां हैं, पहले भी बोलियां थी, लेकिन इसका साहित्य, चूँकि इन भाषाओं का साहित्य उपलब्ध है, इसमें साहित्य की रचना की गई है। जैसे अवधी रामचरितमानस और ब्रज भाषा में सूरदास जी ने जो है वो भाषा में पदों की रचनाएं की हैं और इस प्रकार ये जो है उपभाषाएं बन गई हैं, भाषा बन गई है। ये यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।